नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्रिया। 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरा और आखिरी पार्ट हमें पढ़ना है। हम पढ़ चुके हैं पहले क्रम के आधार पर क्रिया, दूसरा काल के आधार पर क्रिया और तीसरा अब पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया मूल रूप से 5 प्रकार की मानी जाती है। यानी प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की मानी जाती है। पहली है सामान्य क्रिया। पहली कौन सी है? सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही धातु से बनी हुई क्रिया का प्रयोग होता है तो वहां सामान्य क्रिया कहलाती है। नियम सामान्य भूतकाल एवं सामान्य भविष्यकाल के वाक्यों में प्राय सामान्य क्रिया ही मानी जाती है। हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, पीछे जो क्रियाएं पढ़ी है उन्हें अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद में ये अपने आप पूरी हो जाएगी। हमने सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल दोनों वाक्य पढ़ के आए हैं, दोनों के वाक्य पढ़ के आए हैं, दोनों क्रियाएं पढ़ के आए हैं, तो हमें यहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें समझना है। बार बार कह रहा हूँ, रटने की बजाय समझने पे ज़्यादा ध्यान दो। बच्चा घर गया, जा धातु, उसने खाए, खा धातु, वह पत्थर लिखेगा, लिख धातु, वे फल खरीदेंगे, खरीद धातु। यानी हमने सामान्य भूतकाल के वो उदाहरण लिखे थे, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण लिखे थे, वो भी यहाँ लिखे थे। दूसरा पार्ट देखते हैं, संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी हुई क्रिया का प्रयोग कर दिया जाता है तब वहाँ संयुक्त क्रिया मानी जाती है। संयुक्त का मतलब है जोड़। इस बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे बच्चा सो गया, सोना प्लस जाना, उसने खाना खा लिया होगा, खाना लेना होना, वे घर पहुंच चुके होंगे, पहुंचना चुकना होना, हम एक नया मकान खरीदने जा रहे हैं, जाना रहना होना। संयुक्त क्रिया के 2 उपभेद माने जाते हैं। अब संयुक्त क्रिया के भी 2 उपभेद माने जाते हैं। एक होती है मुख्य क्रिया। संयुक्त क्रिया पद में सबसे पहले जो क्रिया प्रयुक्त होती है वह तो होती है मुख्य क्रिया, और संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के छोड़कर से सभी क्रियाएं क्या मानी जाती हैं? सहायक क्रिया। इसे याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है। रमेश ने पाठ याद कर लिया होगा, रमेश ने पाठ याद कर लिया होगा। मुख्य क्रिया क्या हो गई? याद करना। सबसे पहले क्या आया? याद कर, याद करना। सहायक क्रिया लिया होगा, लेना प्लस होना। वे कल सुबह यहाँ आ रहे हैं। मुख्य क्रिया आना या आ रहे हैं, आ। सहायक क्रिया है आ रहे, रहना प्लस होना। पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर कोई दूसरी क्रिया संपन्न होती है तो वहाँ प्रथम समाप्त क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। जैसे मैं कहूँ, मैं पढ़ाकर आपको घर जाऊँगा। पूर्वकालिक क्रिया में प्राय कर शब्द जुड़ा होता है, ये इसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, पीकर पूर्वकालिक क्रिया, सो गया संयुक्त क्रिया है। वे घर यहाँ आकर गए, आकर पूर्वकालिक क्रिया है, गए संयुक्त क्रिया है। मैं खाना खाकर घर से बाहर निकलता हूँ, खाना खाकर यानी खाकर में पूर्वकालिक क्रिया, निकलता हूँ संयुक्त क्रिया। अगर पूरे वाक्य में देखें तो पूर्वकालिक क्रिया ही हमें माननी है। इस वह दृश्य देखकर सबकी आंखें भर आई, देखकर में पूर्वकालिक क्रिया, भर आई में संयुक्त क्रिया। अगर पूरे वाक्य में देखें तो हमें पूर्वकालिक क्रिया माननी है, और वाक्य को अंडरलाइन करके देख दे तब हमें देखना है कौन से वाक्य को अंडरलाइन किया गया है या कौन से शब्द को। अगर पूरा वाक्य अंडरलाइन है तब तो हमें दूसरा उत्तर होगा, अगर एक एक शब्द अंडरलाइन है तब है दूसरा होगा। तात्कालिक क्रिया, याद रखना का ये एक उपभेद मानी जाती है। तात्कालिक क्रिया यानी उसका उपभेद मानी जाती है। इस प्रकार के वाक्य में कर के स्थान पर ते ही शब्द जुड़ा होता है, बस इतना ही अंतर रहता है। उसमें कर शब्द जुड़ा रहता है, इसमें ते ही अंतर जुड़ा रहता है। जैसे जुड़ा हुआ, उस वहाँ क्रिया को तात्कालिक क्रिया कह दिया जाता है। तात्कालिक क्रिया मूलतः पूर्वकालिक क्रिया का ही रूप मानी जाती है। परीक्षा में तात्कालिक क्रिया विकल्प न होने पर पूर्वकालिक क्रिया मान लेनी चाहिए। हमें ध्यान देना, अगर दोनों है तब तो तात्कालिक क्रिया को वरीयता देनी है, और ये तात्कालिक है ही नहीं है तो हमें पूर्वकालिक क्रिया मान लेनी है। जैसे बच्चा दूध पीते ही सो गया, पीते ही में तात्कालिक क्रिया या पूर्वकालिक हो गया, सो गया में संयुक्त क्रिया। अध्यापक को देखते ही बच्चे कक्षा में चले गए, देखते ही में तात्कालिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, चले गए में संयुक्त क्रिया। पूरे वाक्य में तो क्या है? तात्कालिक क्रिया, और तात्कालिक क्रिया विकल्प में ना हो तो पूर्वकालिक क्रिया, और पूर्वकालिक विकल्प में ना हो तो संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करके किसी अन्य की प्रेरणा से कार्य करता है तो वहाँ प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की बनाई जाती है, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया बन जाने के बाद सदैव सकर्मक होगी। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि
अगर हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों की हम प्रेरणार्थक क्रिया बना लेते हैं तो बनने वाली क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। जैसे हम इसको तालिका में देखते हैं यहाँ पे, जैसे रोना का रुलवाना, सोना का सुलवाना, हंसना का हंसवाना, जाना का भिजवाना, ये क्रियाएं अकर्मक और ये सकर्मक है, सकर्मक है, ध्यान रखना। पीना सकर्मक है, पिलाना, खाना सकर्मक खिलाना, पढ़ना सकर्मक पढ़वाना, लिखना सकर्मक लिखवाना, बोलना सकर्मक बुलवाना। यानी इस प्रकार की क्रियाओं में हमें ध्यान रखना है। ध्यान रखना है ऊपर वाली मूल रूप से तो ये क्रिया क्या है, अकर्मक, लेकिन बनने के बाद क्या हो गई, सकर्मक। जैसे अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, प्रेरक कौन है, अध्यापक, पढ़वाता है प्रेरणार्थक क्रिया। माता नौकर से बच्चों को दूध पिलाती है, प्रेरक कौन है, माता, पिलवा रही है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो दो रूप होते हैं, उनमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कभी कभी साधारण क्रिया के रूप में मानी जाती है। यानी प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हो सकते हैं, दोनों में पहली को क्या मान लेते हैं, कभी कभी साधारण क्रिया। जैसे मैं बोलूँ रमेश पतंग उड़ा रहा है, रमेश पतंग उड़ा रहा है, क्या हो गई, साधारण क्रिया। रमेश चिड़िया उड़ा रहा है, अब आप कहेंगे चिड़िया को क्यों उड़ा रहा है, चिड़िया उड़ने में सक्षम पक्षी है, लेकिन रमेश उसे जबरदस्ती उड़ा रहा है, यानी वो रमेश के कहने पर उड़ रही है। शिक्षक पाठ पढ़ा रहा है, साधारण क्रिया। शिक्षक बच्चों से पाठ पढ़ा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया। हमें इस चीज़ को याद रखना है। क्या हो गया, साधारण का। अगर इसी वाक्य में मान लो शिक्षक छात्रों से पाठ पढ़ा रहा है, तब क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। ये भाई अगले पांचवी नाम धातु क्रिया, शायद हमारा वो टाइपराइटर टाइप करना भूल गया है, तो क्या लिखेंगे, पांचवी नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। देखिए मूल रूप से क्रिया किसकी बनती है, धातु की बनती है, लेकिन जब कोई क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव की बनाई जाती है, तब बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। हमें इस चीज को याद रखना है। यानी क्रिया मूल रूप से किसकी बनती है, धातु की बनती है, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव की अगर क्रिया बना दी जाए तब बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया। चलिए देखते हैं। प्रत्येक क्रिया की रचना धातु से होती है, यानी प्रत्येक क्रिया की रचना किससे होती है, धातु से। प्रत्येक क्रिया की रचना धातु से होती है, परंतु जब किसी क्रिया की रचना धातु से ना होकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से होती है, तब वह क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे मैं लिखूँगा संज्ञा से निर्मित नाम धातु क्रिया, संज्ञा से निर्मित नाम धातु क्रिया। जैसे रंग, रंग से क्या हो जाएगा, रंगना, रंग से रंगना। शर्म से शर्माना, शर्माना, शर्म से क्या हो गया, शर्माना। महक से महकना, ये क्या है, संज्ञा से है, ये किससे है, संज्ञा से। हाथ से हथियाना, हथियाना। बात से बतियाना, बात से बतियाना। अब देखते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम मूल रूप से सर्वनाम से एक ही मानी जाती है भाई। अपना से अपनाना, अपना से अपनाना। आगे देखते हैं विशेषण से निर्मित क्रिया। विशेषण, विशेषण से देखेंगे गरम से गरमाना, नरम से नरमाना। 60 से सठियाना। ठंडा से ठंडाना। हम इस प्रकार देख रहे हैं, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि संज्ञा से जो क्रिया बन रही है उनसे हम नाम धातु क्रिया बना रहे हैं। नाम धातु क्रिया मूल रूप से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से ही बनाई जाती है। हमें इस चीज़ को याद रखना है। मूल रूप से क्रियाएं किससे बनती है, धातु से बनती हैं। आज की क्लास में बस इतना ही।
मैं अपेक्षा करता हूं कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और जो मैंने आज आपको बताया वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। आज की क्लास अब नाम धातु क्रिया खत्म हो चुकी है, इसके साथ ही हमारा क्रिया टॉपिक भी पूरा हो गया। आशा करता हूं जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँगा अवयव। आशा करता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।